Hello everyone, in this video we will be going to talk about collision and impulse. इससे पहले कि हम एक प्रॉब्लम के थ्रू इसको डिस्कस करें, सबसे पहले आप समझें कि इम्पल्स होता क्या। न्यूटन सेकेंड लॉ जैसे आपको कहते हैं कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम F इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम दैट इज dp बाई dt। ओके, अगर इस नियम से देखा जाए तो हम ये लिख सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम जो है dp and this is equal to f dt. Okay, now f dt, the term f dt is called the impulse of the force F. This f dt is called the impulse of force F. ठीक है, this is called the impulse of force F. ठीक है, अब एक चीज़ समझने की बात यह है कि what actually causes the मतलब what impact the impulse have. अगर आप देखें इस इक्वेशन से तो इम्पल्स की वजह से क्या हो रहा है, the impulse causes the change in momentum. Impulse causes change in momentum. क्या करता है ये, मोमेंटम को चेंज कर देता है, चेंज इन मोमेंटम। मतलब आप एक चीज़ और भी इसको कह सकते हो कि इम्पल्स इम्पार्ट मोमेंटम to the body in the direction of force. Impulse impart momentum to the body in the direction of force. इससे इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज करिए कि आपके पास क्या है, एक ब्लॉक है m मास का और उसका जो इनिशियल t इक्वल टू 0 टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी है वो v1 है। उस मोमेंट पे उस पर एक फोर्स f लगता है। ठीक है, और ये फोर्स जो है मैं लिखता हूँ कि ये कांस्टेंट फोर्स है, तो उस पर एक फोर्स F लगता है। अब इस फोर्स ये फोर्स F जो है वो कितना देर लगता है, द फोर्स एक्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम t। क्या लगता है, फोर्स एक्ट फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम t, ड्यूरेशन ऑफ टाइम t। और साथ में मैं ये भी एज्यूम कर रहा हूँ कि F जो है वो क्या है, कांस्टेंट फोर्स है। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स है। तो आपको मैंने कहा कि एफ डी टी इज द इम्पल्स, तो अगर आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़े, डेल पी निकालना पड़े, तो आप क्या लिखोगे, डेल पी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी, जो कि टी इक्वल टू क्या होगा, तो 0 टू जितना टाइम तक फोर्स लगा वो हो जाता है। तो इस केस में यहाँ हमारा क्या है, यहाँ हमारा एफ जो है वो कांस्टेंट है और टी टाइम तक लगा, तो मैं इसी इक्वेशन से ये लिख सकता हूँ कि चेंज इन मोमेंटम मेरा क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम caused by the applied force for the time duration t is equal to what, f into t हो गया। ठीक है, आखिर इम्पल्स ने क्या किया, मोमेंटम ही तो इम्पार्ट करता है ऑब्जेक्ट को, तो इस इम्पल्स की वजह से क्या हुआ, तो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हुआ। तो यहाँ सवाल ये है कि ये ऑब्जेक्ट v1 वेलोसिटी से m मास का ऑब्जेक्ट भागा जा रहा है, उस पर फोर्स f अगर मान लो कि t ड्यूरेशन तक टाइम तक लगा, तो फाइनली जब ऑब्जेक्ट t टाइम के बाद, आफ्टर द टाइम t, दिस इज t इक्वल टू टी टाइम के बाद इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर v2 है, मास m है, तो तुम बताओ कि मोमेंटम का क्या रिलेशन हुआ। तो मैं लिखूंगा क्या चीज़ कि फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, प्लस मोमेंटम इम्पार्टेड बाय द फोर्स F, या मैं लिख सकता हूं कि मोमेंटम इम्पार्टेड, कौन इम्पार्ट किया मोमेंटम, जो एक्सटर्नल फोर्स F t टाइम ड्यूरेशन तक लगा जिसको आप इम्पल्स कहते हो, तो मोमेंटम इम्पार्टेड बाय द इम्पल्स, ये भी लिख सकते हो। तो फाइनल मोमेंटम क्या हुआ, ये m मास का ऑब्जेक्ट आपका v2 वेलोसिटी से भागा जा रहा है t टाइम के बाद, तो मैं लिखूंगा फाइनल मोमेंटम हो गया m इंटू v2 एंड दिस इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम हो गया m इंटू v1 और प्लस जो है, प्लस क्या चीज़, तो प्लस f इंटू टी। ठीक है, तो ये मैं लिखूंगा फोर्स f इंटू टी। तो ये जो रिलेशन आया, ये रिलेशन क्या है एक्चुअली में, दिस रिलेशन इटसेल्फ इज ए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्यों, क्योंकि मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मोमेंटम को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये एनर्जी की तरह ही एक कंजर्व क्वांटिटी है। मोमेंटम कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो यहाँ जो मोमेंटम जो ट्रांसफर जो हुआ, ठीक है, ये जो मोमेंटम mv2 हुआ टी टाइम के बाद, वो क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम प्लस मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय द फोर्स F। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, इम्पल्स कहते हो, यू कैन से इट एज ए इम्पल्स। ये क्या हो गया, ये हो गया इम्पल्स हो गया।
ठीक है। अगर यही फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लग करके अपोजिट डायरेक्शन में इधर की ओर लगता तो इक्वेशन क्या होता आपका मोमेंटम का, m टाइम्स ऑफ v2 फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम m टाइम्स ऑफ v1 माइनस f इंटू टी। क्यों? क्योंकि इसके इनिशियल मोमेंटम के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसलिए ये इक्वेशन होता। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि इम्पल्स is basically the momentum imparted by the force in the direction of force। ठीक है, यही इम्पल्स की कहानी है। अब इस इम्पल्स के कंसेप्ट को हम लोग यूज़ करेंगे इस छोटे से सवाल में कि एक बॉल है हमारे पास, क्या है, एक बॉल है m मास का। ठीक है, यू कैन सी हियर दिस इज अ बॉल ऑफ मास m and falling vertically with a velocities of 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो बॉल है ये नीचे की ओर गिर रहा है, किस वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से गिर रहा है, एंड स्ट्राइक्स ए वेज ऑफ मास m इज इक्वल टू 2 kg। ये 2 kg के वेज को ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, ऐसे गिरेगा तो ऑफकोर्स यहीं पे स्ट्राइक करेगा। तो कह रहा है क्या चीज़ कि द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस, ठीक है, बिटवीन द बॉल एंड द वेज इज ई इक्वल टू 1/2। देखो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो ई इक्वल टू 1/2 यहाँ पे मेंशन कर रखा है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वेज एंड द बॉल इमीडिएटली आफ्टर द कॉलिजन। कॉलिजन के इमीडिएटली बाद वेज और बॉल की क्या वेलोसिटीज होगी, यही आपसे पूछी जा रही है। तो आपको पता होगा कि ये एक ऑब्लिक कॉलिजन का केस है, क्योंकि जब ये जो इंक्लाइन सरफेस है, सपोज करो ये इंक्लाइन सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ, और इस इंक्लाइन सरफेस पे अगर आपका कोई बॉल है और बॉल जब इस पर स्ट्राइक करेगा, जैसे सपोज करो यहाँ पे बॉल स्ट्राइक किया, तो जब बॉल स्ट्राइक करेगा तो इस इंक्लाइन सरफेस पे और जो इम्पल्स लगेगा एट द मोमेंट ऑफ कॉलिजन देयर विल बी एन इम्पैक्ट ऑफ इम्पल्स। क्यों? और इम्पल्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो अलोंग द कॉमन लाइन ज्वाइनिंग द टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस। तो इस डायरेक्शन में जो है सो इम्पल्स फोर्सेस एक्ट करेंगे। तो बॉल पे जो इम्पल्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और ये जो वेज है, वेज पे इम्पल्स इस डायरेक्शन में जे एक्ट करेगा। और ये इम्पल्सेस जो हैं, ये जो इम्पल्सेस हैं, ये बॉल की वेलोसिटीज़ को बदलेंगी। क्यों? क्योंकि देखोगे तो इस इम्पल्स का जो है तो 2 कंपोनेंट होगा। बॉल पे जो इम्पल्स लग रहा है यहाँ पे, इसके 2 कंपोनेंट आपको दिख रहे होंगे। एक कंपोनेंट है आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक कंपोनेंट है वर्टिकल। ठीक है, तो ये जो बॉल पे इम्पल्स लगा इसके 2 कंपोनेंट है। तो ये जो इम्पल्स है ये बॉल के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों वेलोसिटी को बदल डालेंगी। उसी तरह से जब वेज पे लगा इम्पल्स तो ये इस डायरेक्शन में है, इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में होगा और एक इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, क्योंकि ये एंगल जो है, जो आपका ये एंगल है, यहाँ से अगर देखो तो ये एंगल आपको 30 डिग्री मेंशन्ड है। ठीक है, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो वेज पे जो इम्पल्स लगा उसका ये एंगल कितना होगा, ये भी 30 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये जो इम्पल्स है इसके 2 कंपोनेंट हो गए, एक नीचे के कंपोनेंट होगा जे cos 30 और एक ऊपर के इम्पैक्ट होगा जे sin 30। ठीक है, इम्पल्स जो कोलिजन के मूवमेंट पे काम करेगा उसका 2 कंपोनेंट है। लेकिन ये जो जे cos 30 जो इम्पल्स आप देख रहे हैं, इस इम्पल्स का इम्पैक्ट वेज पे कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेज जो है वो देखिए यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ, केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो अभी ऑफ कोर्स ये जो इस कंपोनेंट का तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इस इम्पल्स की वजह से ये वेज पे, क्योंकि इस डायरेक्शन में इम्पल्स लग रहा है, तो ये इधर की ओर वेलोसिटी करेगा। ठीक है, इसकी वेलोसिटी इधर होगी। ठीक है, और साथ में आप देख रहे हैं कि जब इम्पैक्ट हुआ तो आपका जो इम्पल्स लग रहा था इसका 2 कंपोनेंट, ऐसे मान लो ये 30 डिग्री है, यहाँ भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, यहाँ पे इम्पल्स क्या लगा, जे cos ऑफ 30 बॉल पे, और इधर लगा जे sin ऑफ 30। तो क्या होगा, ये जो इम्पल्स कंपोनेंट है वो बॉल के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी दोनों को चेंज कर देंगे, उसको मोमेंटम इम्पार्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में। तो जो मोमेंटम उसका प्रीवियस मोमेंटम होगा वो बदल जाएगा। तो हमें निकालना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वेज एंड बॉल इमीडिएटली आफ्टर द कॉलिजन। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। मैंने बता दिया आपको कि जब जिस मोमेंट पे कॉलिजन होगा उस पर 2 इम्पल्सेस एक्ट करेंगे अलोंग द कॉमन नॉर्मल तो बूथ कॉन्टैक्ट सरफेसेस। ये देखा आपने कि ये क्या था, ये कॉमन नॉर्मल का डायरेक्शन था। ये जो डायरेक्शन है ये क्या है, ये कॉमन नॉर्मल का ही डायरेक्शन है। ये वाला जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं दिस इज ये इस कॉन्टैक्ट सरफेस के नॉर्मली जो है एक्ट कर रहा है। तो ये है, मैंने माना है कि लेट जे बी द इम्पल्स बिटवीन द बॉल एंड द वेज ड्यूरिंग द कॉलिजन। जब कॉलिजन की घटना घटी उस समय जो इम्पल्स एक्ट किया वो जे है, और इम्पल्स कैसे एक्ट करेगा, अलोंग द कॉमन नॉर्मल। ठीक है, और उसके बाद मैंने कहा कि लेट v1 v2 v3 बी द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द वेज एंड द बॉल इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। तो मैंने कहा भी है कि ये जो वेज है ये इस डायरेक्शन में तो मोशन नहीं कर सकता क्योंकि वो कांस्टेंट है, इसलिए मैंने माना कि वेज का जो वेलोसिटी है वो क्या है, v1 है इस डायरेक्शन में एट द
मोमेंट ऑफ कॉलिजन जब हुआ तो बॉल का वेलोसिटी मैंने दो कंपोनेंट ले लिया, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने v2 बोला, वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने v3 बोला, ठीक है। तो मैंने ये एज्यूम कर लिया। अब मुझे क्या लगाना है, तो मोमेंटम कंजर्वेशंस लगाना है, क्योंकि मैंने कहा कि मोमेंटम कंजर्वेशन तब भी वैलिड है जब एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट करेंगे, और अगर नहीं भी करेंगे तब भी वैलिड है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम एनर्जी की तरह ही कंजर्व क्वांटिटी है। तो देखिए यहाँ पे जब मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने जाऊँगा तो ये जो बॉल है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा बॉल है, इस बॉल को देखो तो इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंपल्स क्या लग रहा है, जे साइन 30, ठीक है। और इस बॉल का इनिशियल मोमेंटम क्या था, जब ये नीचे गिर रहा था तो ये v नॉट वेलोसिटी से नीचे गिर रहा था और इसकी वैल्यू थी 2 मीटर पर सेकेंड। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि इस बॉल का, ये जो बॉल है, इस बॉल का जो फाइनल मोमेंटम होगा, ठीक है, वो क्या होगा, मैंने माना है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी v2 है और मास m है, तो मैं लिख सकता हूँ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एज डायरेक्शन में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ और किस पे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल की मैं बात करता हूँ, तो क्या होगा कि फाइनल मोमेंटम क्या है, m टाइम्स ऑफ v2, m टाइम्स ऑफ v2 इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉल, मतलब एट द मोमेंट ऑफ कॉलिजन, एंड दिस इज इक्वल टू जो इनिशियल मोमेंटम है बॉल का, वो क्या था, तो बॉल v नॉट वेलोसिटी से नीचे गिर रहा था, तो ये तो इसका वर्टिकल मोमेंटम था। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉल के पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, इसलिए इसका इनिशियल मोमेंटम था 0, ठीक है, और प्लस जो मोमेंटम इम्पार्टेड बाय द इम्पल्स, इम्पल्स देखो यहाँ से, तो ये जे साइन 30 डिग्री लगा, ठीक है, तो प्लस यहाँ पे ये इम्पल्स की वजह से जो इम्पल्स लगेगा जे साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि m इंटू v2 एंड दिस इज इक्वल टू j साइन 30 डिग्री। तो ये हो गया, मान लो आपका एक इक्वेशन, मान लो ये इक्वेशन मैंने ए इक्वेशंस ले लिया, ठीक है। उसी तरह से वेज को अगर देखो तो कोलिजन के ठीक बाद, जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन, इस वेज की वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v1, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम क्या हो गया, mv1 हो गया, ये इसका फाइनल मोमेंटम हुआ आफ्टर द कोलिजन। तो मैं लिख सकता हूँ वेज को अगर मैं कंसीडर करता हूँ, वेज मोशन, वेज को कंसीडर करता हूँ और वेज के हॉरिजॉन्टल मोशन को कंसीडर करता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि m, कैपिटल M हो गया मास ऑफ द वेज इंटू p1 हो गया, दिस इज द फाइनल मोमेंटम एंड दिस इज इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम। तो वेज इनिशियली क्या था, रेस्ट में था, वेज कोई मोशन में जब तक कॉलिजन नहीं हुआ तब तक वेज तो रेस्ट में था हॉरिजॉन्टली, तो इसलिए इनिशियल मोमेंटम था 0 और प्लस मोमेंटम इम्पार्टेड बाय द इम्पल्स। तो इस पे देखो इम्पल्स क्या लगा, एक्चुअली में इम्पल्स तो लगा है लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग, ये जो है इसके अलॉन्ग लगा इम्पल्स और एक्ट अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्शन। आप यहाँ देख रहे हैं इम्पल्स क्या लगा, लाइन ऑफ एक्शन, लेकिन इम्पल्स का जो ये कंपोनेंट है, ये साइन 30 कंपोनेंट, ये वेज के हॉरिजॉन्टल मोमेंटम को चेंज कर दिया इसने, तभी तो ये वेज जो है सो यहाँ v2 वेलोसिटी से भागा जा रहा है, जो है सो v1 वेलोसिटी से भागा जा रहा है। इसीलिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि इनिशियल मोमेंट, फाइनल मोमेंटम ऑफ द वेज m इंटू v1 इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम हो गया 0 और प्लस जो इम्पल्स एक्ट किया है अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दिस इज जे साइन 30 डिग्री, तो यहाँ पे जे साइन 30 डिग्री। तो मैं इससे लिख सकता हूँ क्या चीज़ कि कैपिटल M और इंटू v1 एंड दिस इज इक्वल टू जे साइन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। तो इस ए और बी इक्वेशंस को अगर मैं कॉम्बाइंडली देखूँ तो क्या मैं इससे ये लिख सकता हूँ कि m टाइम, इससे m टाइम ऑफ v2 इज इक्वल टू कैपिटल M, मतलब मास ऑफ द वेज टाइम ऑफ v1 इज इक्वल टू j बाई 2, ठीक है। मतलब मेरे पास क्या इक्वेशन आया, मेरे पास इक्वेशन आ गया कि m टाइम ऑफ वट, मेरे पास इक्वेशन आ गया m टाइम्स ऑफ v2 मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बॉल, तो m टाइम्स ऑफ v2 एंड दिस इज इक्वल टू कैपिटल M टाइम्स ऑफ v1, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पे j बाई 2 साइन 30 डिग्री था, यहाँ से ये क्या आया, ये j बाई 2 आया, तो ये एक इक्वेशन हो गया। तुम अगर देखो मास की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करो तो मेरा क्या है, बॉल का जो मास है m, स्मॉल m की वैल्यू यहाँ पे 1 kg है और वेज का जो मास है मतलब कैपिटल M की वैल्यू यहाँ पे 2 kg है, ठीक है। तो तुम यहाँ से लिख सकते हो कि v2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ यहाँ पे v1 एंड दिस इज इक्वल टू j बाई 2, और इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे कि v2 जब ये सॉल्व होगा तो क्या आएगा कि ट्वाइस ऑफ v2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ v1 एंड इज इक्वल टू इम्पल्स j। ये हो गया मेरा इक्वेशन ए बी, ये होगा सी इक्वेशन, ठीक है। तो एक इक्वेशन आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोमेंटम चेंजेस हुआ उसको आपने लगा कैलकुलेट कर लिया। अब वर्टिकल डायरेक्शन की मैं बात करता हूँ, जब आपका बॉल नीचे की ओर गिर रहा था तो क्या हो रहा था, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, इस फिगर को मैं फिर से एक बार बना लेता हूँ, ये रहा आपका इस तरह का सिचुएशन है, ठीक है। दिस इज योर वेज
ठीक है, दिस इज योर वेज, और बॉल यहाँ नीचे की ओर गिर रहा है, ये बॉल है और ये नीचे की ओर गिर रहा है, वी नॉट वेलोसिटी से गिर रहा है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो बॉल का जो फाइनल मोमेंटम हुआ, वर्टिकल डायरेक्शन में बॉल का फाइनल मोमेंटम क्या है, आफ्टर कोलिजन बॉल जो है, m मास का बॉल वर्टिकल डायरेक्शन में v3 वेलोसिटी था, तो जब हम वर्टिकल डायरेक्शन में बॉल पे कंसीडर करें तो हम क्या लिखेंगे, m इंटू v3, ये हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में बॉल का मोमेंटम, एंड दिस इज इक्वल टू, जो इनिशियल मोमेंटम क्या था वर्टिकल डायरेक्शन में, इनिशियल मोमेंटम आपका बॉल नीचे की ओर गिर रहा था, तो मैं अपवर्ड डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं निगेटिव लूँगा, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं लिखूंगा m टाइम्स ऑफ यहाँ पे v नोड, माइनस साइन लगेगा, क्यों, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन मोमेंटम है। तो इनिशियल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम प्लस इम्पल्स क्या था, तो इम्पल्स था j cos 30 डिग्री, क्योंकि बॉल पे जो इम्पल्स लग रहा था उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट था j cos 30 डिग्री, तो ये मैं j cos ऑफ यहाँ पे 30 डिग्री डाल देता हूँ। तो ये कितना आ गया आपको, ये आ गया m यहाँ पे v3 और प्लस यहाँ से v नोड, एंड दिस इज इक्वल टू j इंटू रूट अंडर 3/2। तो देखो m की वैल्यू तो 1 kg मेंशन है, तो मैं लिख सकता हूँ v3 प्लस v नोड एंड दिस इज इक्वल टू j रूट अंडर 3/2। ये हो गया इक्वेशन ए बी सी हो गया, तो ये हो गया डी, ठीक है। तो ए और बी से तो मैंने ये सी इक्वेशन डिराइव कर लिया है, और ये हो गया डी। अब एक इक्वेशन हमें और चाहिए ताकि हम v1 v2 और v3 को निकाल सकें, और वो इक्वेशंस कौन देगा हमको, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस देगा। कैसे देगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कोलिजन हुआ, तो कोलिजन क्या हुआ, ऑब्लिक कोलिजन हुआ, जो आपका इम्पल्सिस एक्ट हुआ वो कैसा, मान लो इस मोमेंट पे यहाँ पे मान लो कि कोलिजन हो रहा था, तो इम्पल्सिस जो है अगर देखो तो कैसे एक्ट कर रहे हैं, इस बॉल पे इम्पल्स इधर की ओर एक्ट कर रहा है और इस वेज पे इम्पल्स इधर की ओर एक्ट कर रहा है। तो ये जो है सिर्फ कॉमन नॉर्मल है। तो मैं जो लिखता हूँ कि भैया आपका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ई इज इक्वल टू क्या चीज, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन नॉर्मल डायरेक्शन, यहाँ पे n लगाऊंगा, मतलब अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द इम्पल्स, ये जो नॉर्मल डायरेक्शन होगा, मतलब अगर आप देखें इसको कि जैसे ये है आपका सरफेस और यहाँ पे मान लो बॉल स्ट्राइक किया, ठीक है, तो इस बॉल पे इम्पल्स कॉमन नॉर्मल कौन सा हुआ, ये दिस डायरेक्शन विल बी द कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालेंगे एंड डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, इन नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है। अब जरा देखो तो रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ सेपरेशन क्या है, यहाँ जब कोलिजन की घटना घटी तो सेपरेशन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन इस सेपरेशन का कंपोनेंट मुझे लेना है इसके अलोंग, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इम्पल्स जो आप देख रहे हैं इसके अलोंग लेना है, ठीक है, तभी हमारा इक्वेशन सही आएगा। मतलब जो सेपरेशन, मतलब आपका जो सेपरेशन लेना है वो इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इम्पल्स के अलोंग मुझे लेना है, ठीक है। तो अब बताओ जरा सा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेपरेशन क्या हो रहा था, ये मास m जो है का जो बॉल है ये v2 वेलोसिटी से इधर भागा जा रहा है और v1 वेलोसिटी से वेज इधर जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका दोनों जो सिस्टम है उसका सेपरेशन क्या हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपको v2, यहाँ से देखो v2, और चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी सेपरेशन क्या हो जाएगा v2 प्लस v1, ठीक है, और ये इसका मुझे कंपोनेंट लेना होगा अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन। अब मैं कह रहा हूँ कि ये एंगल यहाँ पे 30 डिग्री है, तो अब क्या हो रहा है कि ये एंगल अब तो 30 डिग्री है, तो जब आप इसका ये जो रिलेटिव वेलोसिटी निकाला ये क्या है, हॉरिजॉन्टल सेपरेशन है, इन डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल सेपरेशन, और इसका मुझे लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग कंपोनेंट लेना है, तो ऑफकोर्स मैं इसका कंपोनेंट लूँगा तो ये क्या sin 30 का फैक्टर आ जाएगा, तो v2 प्लस v1 sin 30, ये हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो सेपरेशंस था उसका कंपोनेंट अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन। साथ में वर्टिकल डायरेक्शन में क्या सेपरेशन हो रहा है, तो इनिशियली जो है सो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी हमारी थी नहीं, और मतलब v3 वेलोसिटी से बॉल ऊपर की ओर जा रहा है और वेज यहाँ पे रेस्ट में है, ठीक है। तो सेपरेशन क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है v3, ठीक है, v3, और ये जो v3 है एक्चुअली वर्टिकल डायरेक्शन में सेपरेशन हो रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट का कोलिजन के बाद जो सेपरेशन वेलोसिटी v3 है ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, और मुझे सेपरेशन लेना है अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, तो v3 यहाँ पे cos ऑफ 30 डिग्री, और ये हो गया मेरा क्या चीज़, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन डिवाइडेड बाय
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो अप्रोच क्या था, ये जो बॉल था आपका, जो ये बॉल है जब नीचे की ओर आ रहा था ये तो था ये। अब अप्रोच को देखो, ये है आपका केस, ठीक है, ये रहा, ये केस है। अब बॉल जब आ रहा है नीचे, नीचे जो है ये बॉल आ रहा था वी नोट वेलोसिटी से, तो वी नोट वेलोसिटी से आ रहा था, मान लो यहाँ पे कोलाइड किया, यहाँ पे इस पोजीशन पे बॉल कोलाइड करता है। तो आपका जो कॉमन नॉर्मल का डायरेक्शन है वो क्या है, ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल। तो ये जो वी नोट है तो ऐसा है, इसका वेलोसिटी क्या था, ऐसा था, अप्रोचिंग वेलोसिटी क्या था, वी नोट ऐसा था। तो इसका जो कंपोनेंट लोगे, क्या चीज़, इसका कंपोनेंट लोगे तुम किधर, इसका कंपोनेंट लोगे तुम इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लोगे। तो ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा तुमको वी नोट, ये हो जाएगा वी नोट, वी नोट यहाँ से कॉस ऑफ 30 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से निकालो, एक इक्वेशन बन गया V2 प्लस V1 और इंटू यहाँ पे 1/2 और प्लस V3 √3/2 एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। और वी नोट जो है, ये जो बॉल नीचे की ओर आ रहा था वो क्या था, वी नोट की वैल्यू थी 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए यहाँ पे 2 डाल दो और इंटू cos 30 की वैल्यू 3/2, ये कट जाएगा। तो फाइनली जब देखोगे तुम तो ये आ जाएगा कितना, V2 प्लस V1 प्लस √3 V3 और मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है एंड दिस इज इक्वल टू √3। ये आ गया आपका तीसरा इक्वेशन, ठीक है। अब 3 इक्वेशंस निकल गए। आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि जब आप कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालते हो तो जो वेलोसिटी का जो सेपरेशंस होता है वो अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इम्पैक्ट होता है। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इम्पैक्ट ये है और बॉल के पास जो सेपरेशन हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में हो रहा है वेज से, ठीक है। तो तुमको क्या करना है कि रिलेटिव वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन निकाला और तुमने क्या किया, लाइन ऑफ एक्शन के अलग उसका प्रोजेक्शन ले लिया। उसी तरह से रिलेटिव वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन निकाला और उसका जो कंपोनेंट था वो अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इम्पैक्ट ले लिया। तो ये आ गया ऊपर वाला जो है पैरामीटर आ गया। नीचे वाला में रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ अप्रोच था। तो अप्रोच में क्या था, ये ब्लॉक रेस्ट में था और ये नीचे की ओर भागा आ रहा था। तो नीचे की ओर भागा आ रहा था तो हमको तो क्या था कि अप्रोच की वेलोसिटी अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इम्पैक्ट लेना है। तो मैंने क्या किया, इस डायरेक्शन में जो है सो इसका प्रोजेक्शन ले लिया। तो ये आ गया V0 cos 30 डिग्री और इससे हमें एक इक्वेशन मिल गया। तो अल्टीमेटली वी हैव नाउ द 3 इक्वेशंस। एक इक्वेशंस तो जो हम लोगों ने निकाला था यहाँ से, ट्वाइस ऑफ V2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ V1 एंड दिस इज इक्वल टू J। मैं लिखते जाता हूँ। पहला इक्वेशन है ट्वाइस ऑफ V2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ V1 इज इक्वल टू J। मैं लिख लेता हूँ इस पेज पे क्योंकि मुझे सॉल्व करना है। ट्वाइस ऑफ V2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ V1 एंड दिस इज इक्वल टू J। ये एक इक्वेशन हो गया। फिर मैंने दूसरा इक्वेशन निकाला था V3 प्लस V0 इज इक्वल टू J √3/2। V3 प्लस V0 प्लस V0 और V0 मतलब V3 यहाँ जो मैंने निकाला कि m टाइम्स ऑफ V3, ये जो इक्वेशन हमारा निकला था क्या चीज़ था, m टाइम्स ऑफ V3 एंड दिस इज इक्वल टू m इंटू V0। तो हाँ ये चीज़ जो निकला तो V0 की वैल्यू मैंने यहाँ पर 2 डालना चाहिए था मुझे। V3 प्लस V0 एंड इज इक्वल टू J √3/2, J √3/2। और तीसरा इक्वेशन जो हम लोगों ने निकाला वो क्या था, V2 प्लस V1 प्लस 3 √3 V3। V2 क्या था, V2 प्लस V1 प्लस √3 V3 एंड दिस इज इक्वल टू क्या था, √3। ये 3 इक्वेशंस मेरे पास हैं और मुझे उसको सॉल्व करने हैं। तो इसमें कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखें तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको V1 के टर्म्स में ही तोड़ लेता हूँ। तो यहाँ से देखिए ज़रा सा कि V3 की वैल्यू कितनी आएगी, V3 और ये V0 की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड है। तो प्लस 2 इज इक्वल टू J √3/2 आ गया, ठीक है। तो इसको तुम लिख सकते हो कि V3 इज इक्वल टू कितना, J √3/2 माइनस यहाँ पे 2 आ गया। ये V3 की वैल्यू आ गई, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखें तो J के टर्म्स में ही अगर मैं तोड़ रहा हूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो इस इक्वेशन से अगर आप निकालें तो V2 की वैल्यू हो गया J/2 और V1 की वैल्यू हो गया J/4। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबका जो J की टर्म्स में इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ। तो V2 हो गया मेरा J/2 प्लस V1 हो गया मेरा J/4
तो मैं यहाँ पे j/4 पुट कर देता हूँ, और प्लस यहाँ पे तो √3 और ये हो गया v3 की वैल्यू हो गया j√3/2 माइनस यहाँ पे 2 एंड दिस इज इक्वल टू √3। अब यहाँ से देखो तो ये क्या आ जाता है j/2 प्लस j/4 प्लस यहाँ से तो j × 3/2, ठीक है, और माइनस 2√3 एंड दिस इज इक्वल टू √3। तो j की वैल्यू मुझे निकालनी है, अगर सपोज करो तो इसको एलसीएम ले लो, ये 4 हो गया तो मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ j प्लस j और प्लस 6 टाइम्स ऑफ j एंड दिस इज इक्वल टू 3√3, क्योंकि 2 इधर चला गया। तो यहाँ से आ गया कितना 9 टाइम्स ऑफ j इज इक्वल टू 12√3। तो इसलिए j की जो वैल्यू आई कितनी आ गई 12√3/9, तो 12 9 ये आ गया 4/√3, ये मेरा j का वैल्यू आ गया। अब j का वैल्यू आ गया तो मैं लिख सकता हूँ v2 इज इक्वल टू 4√3। j की वैल्यू यहाँ देखो ना, यहाँ v2 की वैल्यू j/2 है, तो 4√3 और इंटू यहाँ पर 2, तो ये आ गया 2/√3। और यदि मैं v1 की वैल्यू निकालो तो ये क्या है j/4 है, और j की वैल्यू आ गई मुझे 4/√3 और डिवाइडेड बाई 4 मतलब 4 से यहाँ से डिवाइड कर दो, 4 4 कट गया तो ये आ गया 1/√3। और अगर मैं यहाँ से v3 की वैल्यू निकालता हूँ तो j की वैल्यू आ गई है 4, क्योंकि ये मेरा इक्वेशन है, तो j की वैल्यू हो गई 4/√3 इंटू √3/2 माइनस 2, तो ये कितना आ गया 0 आ गया। तो अल्टीमेटली हमने तीनों वेलोसिटीज़ निकाल लिए। v2 आ गया 2/√3, ठीक है, v1 आ गया 1/√3 और v3 आ गया 0। मतलब यहाँ जो देखो v2 जो है, v2 कितना आया मुझे v2 इज इक्वल टू 2/√3। ये जो वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन v2 ये आ गया 2/√3, और v1 की जो वैल्यू है हम लोगों ने जो v1 की वैल्यू निकाला है वो है 1/√3। मतलब ये वेट जो है ये 1/√3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से भागा जा रहा है, और v3 जो था ये वर्टिकल डायरेक्शन में बॉल की वेलोसिटी थी आफ्टर कोलिजन और वो आ गया 0। तो हम लोगों ने क्या किया,